Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 7 of मेंस आंसर राइटिंग. आप लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे थे, बहुत अच्छे आंसर्स आप लोगों ने लिखे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं. सो डे 7 का हमारा क्वेश्चन था, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया टू एड्रेस द इशूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, इवैल्यूएट देयर इफेक्टिवनेस. देखिए, पहला क्वेश्चन हम ऐसे पढ़ रहे हैं जिसमें इवैल्यूएट जैसा टेल वर्ड है. बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं भी समझ आया, तो पहले हम यहीं से शुरू कर लेते हैं कि क्वेश्चन में ये जो टेल वर्ड है जिसको हम बोल रहे हैं इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब क्या हुआ. जैसे आई इवैल्यूएट योर कॉपीज़, सो व्हाट डज़ दैट मीन. मैं आपकी इवैल्यूएशन जब कर रही हूँ कॉपीज़ की, तो नॉट जस्ट कि मैं कोई पॉजिटिव पॉइंट देख रही हूँ, बल्कि कोई भी नेगेटिव पॉइंट जो आपकी कॉपी में है वो भी मेरा काम है देखने का. So that means evaluation is not just the positive point. Evaluation is also about the negative side that we need to tell, right? So यहाँ पे evaluate का अगर हम मतलब देखें तो evaluate का मतलब यही है that हमें strength भी लिखनी है and along with this हम लोगों को weakness भी इसमें देखनी है. अब क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के ऊपर. तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है वो हमें इस क्वेश्चन में हाईलाइट करने हैं. ठीक है, अब इसी इवैल्यूएट देयर इफेक्टिवनेस का मतलब यही है कि हमें सिर्फ लिस्ट नहीं करने हैं फीचर्स. हम सिर्फ ये नहीं कि लिख दिया कि यार ये स्ट्रेंथ और ये वीकनेस है. वी नीड टू जज देयर इफेक्टिवनेस कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि यार इस तरीके से इसकी ये वीकनेस है, इस तरीके से ये इसकी स्ट्रेंथ है. समझ आ रही बात. अब स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया टू एड्रेस द इश्यूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिए गए हैं इंडिया के अंदर कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज़ भी देखें कि किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में हो रही है, जो इनइक्वालिटी इंडिया में हो रही है, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको सही करने के लिए इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिए गए. तो यानी कि हमें बेसिकली क्या लिस्ट करना है, कुछ स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें इसमें बताने हैं. जैसे कि बहुत लोगों ने लिखे भी है आंसर्स में, आर्टिकल्स लिखे हैं आप लोगों ने, डायरेक्टिव बॉडीज़ के बारे में यानी कि डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं वो काफ़ी मेंशन किया है. बट कुछ बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मेंशन करी थी, जैसे मेंशन कर दिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह हमसे नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लिस्ट करो कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिए गए हैं डिस्क्रिमिनेशन को हैंडल करने के लिए एंड इनइक्वालिटी को. ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस बतानी है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और किस तरीके से किया गया है. ठीक है, सो ये बात तो समझ आ गई कि आर्टिकल्स वगैरह लेने हैं, एनालाइज करना है प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या मेजर्स लिए गए हैं इन रियलिटी. और इवन अगर हमारे पास कोई प्रूफ है कि यार ये चीज़ हुई है और इससे ये सक्सेस आई है, समझ लो अचीवमेंट्स अगर हम बता सकें तो इट्स वेल एंड गुड. हम बता सकते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ हुई है. जैसे कुछ भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली है विमेन के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वर्क प्लेस पे भी कि विमेन का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. तो इस तरीके के हम एग्जांपल्स दे सकते हैं. यही हमें इसमें लिखना है कि क्या क्या एविडेंस है, क्या अचीवमेंट्स हैं और अभी भी क्या चैलेंजेस हमारे हैं. ठीक है, चैलेंजेस वगैरह भी अगर हम बता देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा. स्ट्रक्चरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड द बॉडी पार्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये चीज़ करी है फुलफिल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग सीख रहे हैं चीज़ें. अब बॉडी में क्या लिखना है, बॉडी में क्वेश्चन में आप वर्ड पकड़ेंगे अगर, तो क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, तो वही बताना है बस. कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट बता दीजिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कमिट करता है इक्वालिटी को लेके या नॉन डिस्क्रिमिनेशन कैसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं. इस कंटेक्स्ट में हमें इंट्रोडक्शन लिखना है. ठीक है, बॉडी में हमने जैसे पहला पार्ट हम बता सकते हैं कि की कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स क्या हैं. की कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स आपने जैसे बहुत बच्चों ने लिखे भी हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18. ठीक है, आपका ईडी आउट जो हमने शॉर्ट फॉर्म याद किया था, तो इस तरीके से आप ये बता दीजिए. फंडामेंटल राइट्स बता दी, मतलब वही आर्टिकल्स बता दिए. उसके अलावा डीपीएसपी हम बता सकते हैं जो आर्टिकल 38 और 39 है. रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हम लोग बता सकते हैं. तो पहले पार्ट में तो आप ये बता दो सिंपल सी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स क्या है. इसके लिए हम एक सिंपल एक डायग्राम बना सकते हैं कि यहाँ लिख दिया फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये लिख दिया. फिर यहाँ हमने लिख दिया जो हमारे डीपीएसपी हैं, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39. तो एक ही लाइन में हमारा आराम से, एक लाइन में नहीं तो 2 पोर्शन में कवर हो जाएगा. और फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पे काम कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन है इवैल्यूएट. इवैल्यूएट करना है दैट मीन्स हमें बताने की क्या अचीवमेंट्स इंडिया ने करी हैं. जैसे सोशल मोबिलिटी हम बोल सकते हैं, लीगल प्रोटेक्शन की हम बात कर सकते हैं, और क्या शॉर्टकमिंग अभी भी है
यानी कि कास्ट को लेके कैसे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कहीं ना कहीं अभी भी पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, इन्फोर्समेंट इतना अच्छा नहीं है, वीक इन्फोर्समेंट हम लोग पढ़ते हैं। यही चीज़ हमें लिखनी है। और फाइनल कंक्लूजन में ये ध्यान रखिएगा कि कंक्लूजन कभी भी हमें नेगेटिव नहीं लिखना है। वी हैव टू राइट अ वे फॉरवर्ड बैलेंस कंक्लूजन, और कोशिश करो उसमें जो आपने लिख लिया और वे फॉरवर्ड की तरह हम बता सकें कि क्या किया जा सकता है, कैसे फर्दर हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं और बेटर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 150 वर्ड लिमिट है। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो 150 वर्ड लिमिट नहीं पूरी कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनकी लिमिट्स जो है वो ज़्यादा ही जा रही है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया आप लोगों को कि आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी है। तो यही तरीके से आंसर लिखो कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि जस्टिस मिले, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, इक्वालिटी हो, जो हमारा प्रीएम्बल कहता है। अगर आप लोगों ने कभी प्रीएम्बल पढ़ा, इवन आई कैन शो यू द प्रीएम्बल, हालांकि कैमरा बहुत छोटा है कि इसमें नहीं दिखेगा, बट जैसे मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। प्रीएम्बल भी अगर हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने अगर मिशन यूपीएससी 2027 वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो हम लोगों ने नहीं किया है, राइट। बट स्टिल अगर आपको पता होगा कि अभी हम लोग 9th क्लास का बुक कर रहे हैं, 9th क्लास की, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी, उसी के जस्ट साइड में देखो प्रीएम्बल दे रखा है। तो प्रीएम्बल अगर आप देखेंगे तो कुछ कीवर्ड्स है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को लेके इक्वालिटी इंडिया में लाई जा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19, 18 जो भी हमारे पास है। डीपीएसपी में हमारे पास आ सकता है आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 एंड इवन आर्टिकल 46। 38 आर्टिकल क्या है, जो कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से सोशल जस्टिस दी जा सकती है, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जस्टिस दी जा सकती है। आर्टिकल 39 कहता है कि इक्वल वेजेस होनी चाहिए हर काम के लिए। एंड आर्टिकल 46 आपका कुछ एजुकेशनल को लेके था, जिसमें एजुकेशनल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अगर है या कुछ उसके लिए काम करना। ठीक है, SC STs के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये लिख सकते हैं। पहला पॉइंट जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, दूसरा DPSP हो गया, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज़, कि रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी लाई गई है। जैसे आर्टिकल 15 के अंदर भी एक रिजर्वेशन है, उसमें एक क्लॉज है। आर्टिकल 330 भी हमारा है। ठीक है, जो भी आपको रिजर्वेशंस पता है। और इवन अगर किसी ने जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मेंशन करने की कोशिश करी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मेंशन कर सकते हैं, बट आप उस आंसर को ना, मतलब उस चीज़ को एक आंसर का हाईलाइट मत बनाओ। मतलब व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लिखी है, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, बट मैनी ऑफ देम हैव रिटर्न, लाइक वेबर हैव रिटर्न। सो ऐसे 2-3 बच्चों ने लिखा, तो उन्होंने क्या किया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ही लिख दी 6, 7, 8। नहीं लिखना, आंसर का वो पार्ट है, बट दैट डजंट मीन सिर्फ वही पार्ट है। हमें और भी चीज़ें बतानी है जो मैंने अभी बताई। आर्टिकल्स बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स क्या क्या हैं, तो दैट्स अ पार्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आई है। जैसे हमने शेड्यूल कास्ट के लिए पढ़ी है, ठीक है, नेशनल उसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हम लोगों ने पढ़ी है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए पढ़ी। दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू मेंशन इट अ लिटिल बिट। 1-2 लाइन लिख दो कि ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, बट डोंट मेक द पार्ट ऑफ दिस, डोंट मेक दैट ओनली द आंसर। ठीक है, उसके अलावा जुडिशली हम बता सकते हैं कि किस तरीके से जुडिशरी भी कहीं ना कहीं एक इंटीग्रल रोल प्ले कर रहे हैं हमारी इस चीज़ को लेके, डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी को लेके, कि जुडिशर आया है तो कोर्ट्स वगैरह आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी आज भी अगर किसी को कंप्लेंट करानी है, कुछ गलत उनके साथ हो रहा है, तो दे कैन गो देयर। ठीक है, जैसे केसेस मेंशन कर सकते हैं हम इसमें, इंदिरा स्वामी वाला केस हमने पढ़ा था, वो मेंशन करो। इस तरीके से ये आंसर हमारा एक पार्ट में कंप्लीट होता है। दूसरी चीज़, अब इवैल्यूएट की यहाँ पे बात हो रही है, इवैल्यूएट देयर इफेक्टिवनेस। तो इवैल्यूएट देयर इफेक्टिवनेस में हम क्या लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट और चैलेंजेस। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों का एक पेज इसमें भर जाए, तो कोशिश ये करो कि जब इवैल्यूएट कर रहे हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ लिख दो, यहाँ लाइन खींच के नेगेटिव पॉइंट्स लिख दो। तो 2 पॉइंट्स पे लिख देंगे तो दैट्स इनफ। ठीक है, जैसे कि आप बता सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट के रिजर्वेशन सिस्टम आया है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोशल मोबिलिटी आई है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, और इवन अपॉर्चुनिटीज़ पॉलिटिक्स में भी बढ़ा है। किन लोगों का? माइनॉरिटी सेक्शन का, जो पहले नहीं हो पाता था। दूसरा हम लोग क्या दे सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हो कि जैसे कुछ लीगल मेजर्स लिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को लेके, शेड्यूल ट्राइब को लेके कहीं ना कहीं कुछ लॉज आए हैं, एक्ट्स आए हैं, जैसे हमने पढ़ा भी था एक शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट करके हमने पढ़ा था ना, वो एक्ट मेंशन कर दो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कोशिश करिए करने की। बट आज भी चैलेंजेस क्या है, कहीं भी आज भी ये चैलेंजेस है कहीं ना कहीं कि अभी भी हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट न्यूट्रल नहीं हुई है।
कास्ट न्यूट्रल का मतलब ये है कि आज भी कई जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि अभी भी कास्ट आइडेंटिटीज़ देखी जाती है कि किस कास्ट से वो बिलोंग करता है। अगर कोई इवन वर्कर को रखना पसंद करता है तो वर्कर की भी कास्ट जानता है कि फिर उस बेसिस पे को रखे। तो ये भी एक रीज़न है, चैलेंजेस है अभी भी। और इवन हम बात करें जैसे ये तो कास्ट हो गया, हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आज भी देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसे जो बहुत पुअर है, बट कुछ सेक्शन है जो अभी भी रिच है, स्पेशली रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, वहाँ पे हम ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन आपका जो वो है रिजर्वेशन में हमने एक पॉइंट लिखा है, तो रिजर्वेशन से रिलेटेड हम क्रीमी लेयर का लिख सकते हैं कि क्रीमी लेयर की अभी भी डिबेट चलती रहती है कहीं ना कहीं, तो ये लिख दो। चौथा पॉइंट हमने जस्टिस का लिखा, तो जस्टिस के साथ जस्टिस का चैलेंज लिख दो कि यार जस्टिस में अभी भी ये है कि कहीं ना कहीं इतने नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं पड़ रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा डिले हो रहे हैं केसेस में, तो कहीं ना कहीं राइट्स मिल ही नहीं रही है, कहीं ना कहीं इक्वालिटी मिल ही नहीं पा रही है, ठीक है। इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं। और फिर कंक्लूजन में ये कोशिश करो कि बैलेंस अप्रोच लेके, कंक्लूजन में आप इस तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोशिश तो कर रहा है कि वो इक्वालिटी लेके आए, ठीक है, हर तरीके से डिग्निटी मिले सबको, हर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की कमी है, बट फिर भी देयर आर सम चैलेंजेस, ठीक है। कैसे करने की कोशिश कर रहा है ये सब हम पहले भी बता चुके हैं कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाने की कोशिश कर रहा है। इवन आप वो लिख सकते हैं अफर्मेटिव एक्शंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर हमें वही लिखना है कि कहीं ना कहीं अभी भी चैलेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन में, किस तरीके से किया जा सकता है कि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कम किया जाए, लीगल इंटरवेंशन इस तरीके से हो कि चीज़ें टाइम पे होए। 2 लाइन इसकी लिख दो कि कहीं ना कहीं इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी लाने के लिए हमें ये एक कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो इसमें यही लिखना है आपको, और ये कोशिश करिएगा कि वर्ड लिमिट आप मेंटेन कर पाए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, लिखते रहते हैं, बहना नहीं है बातों में, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको 2 ही शीट मिलेगी, 2 ही शीट में आपको लिखना पड़ेगा, तब आप ये नहीं सोच सकते कि यार कंक्लूजन के लिए तो जगह नहीं बची। ये आपको स्टार्टिंग से ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा फैक्ट्स आई थिंक 1-2 लोगों ने लिखे थे, शाम्भवी की कॉपी में आई फेल्ट की था, और आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किस किस में था, बट यही लिख सकते हैं डेटा फैक्ट्स में। तो जैसे अब लिटरेसी रेट का बता सकते हैं कि कैसे अभी भी SC ST की कहीं ना कहीं रेट इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। रिजर्वेशन का बता सकते हैं, जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं बस उसी में डेटा डाल दो, रिजर्वेशन बढ़ी है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जैसे रिजर्वेशन आपका उसमें OBCs की अगर मैं बात करूँ तो 27% समथिंग हो गया है। जेंडर इनइक्वालिटी में हम लिख सकते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट हमारी जो है 127 अभी भी इंडिया की रैंक आउट ऑफ 146। और एक स्टूडेंट मेरे से आज भी पूछ रहे थे, वैभव भी पूछ रहे थे आई थिंक, कि केसेस वगैरह लिख सकते हैं, आंसर्स में तो याद कर ले, तो केसेस लिख सकते हैं। केशवानंद भारती केस भी वो मेरे से पूछ रहे थे, केशवानंद भारती केस जैसी चीज़ें लिख सकते हैं, इंदिरा स्वामी वाला केस लिख सकते हैं। तो ये आपके आंसर को ना डिफरेंट बना देता है, एक यूनिक बना देता है, और आपको हेल्प करता है कि आपके थोड़े से नंबर, 1 नंबर हर क्वेश्चन में ज़्यादा आ सके। कोट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कोट एक बहुत ही उनका फेमस है इससे रिलेटेड ना, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक कोट था इससे रिलेटेड जिनका आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक 1-2 लोगों ने लिखा भी है, दैट्स वेरी गुड। तो बस इस तरीके से इस आंसर को ख़त्म करिए और लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। सो इसके बाद हम लोग मिलते हैं डे 8 में, जिसमें हम डे 8 का क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।